सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से लमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्वामी विवेकानंद। तो पढ़ने का तरीका अपना वही है कि पहले तो पूरा विस्तार से पढ़ेंगे और उसके बाद में आपको कहानी या ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा याद करवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए कि विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के अंदर हुआ। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। इनके गुरु जो थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। बचपन का नाम इनका था नरेंद्र नाथ दत्त और रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें क्या नाम दिया था? विविदिशानंद नाम दिया। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने इन्हें क्या नाम दिया? विवेकानंद। यानी कि नरेंद्र को विवेकानंद नाम से किसने पुकारा? तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने इन्हें विवेकानंद नाम दिया। और वो भी कब दिया? जब ये अमेरिका जा रहे थे, यूएस जा रहे थे तब। 12 जनवरी को यानी कि इनके जन्म दिवस पर, विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर भारत के अंदर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्नातक की बात करें तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किया, जहां पर उन्होंने भारतीय दर्शन के साथ साथ पाश्चात्य दर्शन, स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, शैली, हिगल, वुडवर्ड्स आदि को भी पढ़ा। यानी कि न केवल भारतीय इतिहास, भारतीय थिंकर्स को इन्होंने पढ़ा, बल्कि जो जो वेस्टर्न थिंकर हैं, जो पाश्चात्य जो दर्शन था, उसको भी इन्होंने पढ़ा। कॉलेज समय में इन्होंने स्पेंसर की जो बुक थी एजुकेशन और थॉमस कैम्स की जो बुक थी इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, इनका बांग्ला भाषा में अनुवाद किया और ये ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए तथा देवेंद्र नाथ टैगोर व केशव चंद्र सेन से भी ये मिले। यानी कि अपने शुरुआती जीवन के अंदर विवेकानंद ब्रह्म समाज के सदस्य बने थे। अब देखिए यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, वो आता है इनकी बुक्स के बारे में। देखिए यहाँ पर 2 या 3 प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं स्वामी विवेकानंद से। एक तो इनकी बुक से संबंधित है, एक इनका जो इन्होंने यूएस में ये गए थे जो सम्मेलन के अंदर, तो ठीक है वहां से क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन जो आता है इनके द्वारा जो मिशन और मठ की स्थापना होती है वहां से। तो इन तीनों को आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो इनकी बुक्स में देखो आपको कि इनकी बुक्स जो कौन कौन सी लिखी थी, कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग। ये सन भूल जाओ है ना, वैसे लिखा है, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, कि कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग। ठीक है, मैं समाजवादी हूं, वर्तमान भारत यानी कि प्रेजेंट इंडिया, वर्तमान भारत। उसके अलावा माई मास्टर्स, संगीत कल्पतरु, वेदांत फिलोसॉफी और लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। यानी कि इन्होंने श्रीलंका कोलंबो से लेकर के उत्तराखंड अल्मोड़ा तक यात्रा की थी, उन सभी को इन्होंने लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में संग्रहित कर दिया। ये तो थी इनकी बुक्स। अब बात करें इनकी पत्रिकाएं कौन कौन सी थी, तो प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन और ब्रह्मवादिनी इनके द्वारा संचालित पत्रिकाएं थी। ठीक है, प्रबुद्ध भारत थी अंग्रेजी के अंदर और उद्बोधन बांग्ला में। अब विवेकानंद के द्वारा कौन कौन सी स्थापनाएं की गई, तो देखिए रामकृष्ण मठ की स्थापना 1886 में बारानगर कलकत्ता के अंदर की गई और फिर इसका मुख्यालय 1899 में कहाँ ट्रांसफर कर दिया? वेल्लूर के अंदर हुगली हावड़ा में ट्रांसफर कर दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? 1897 में। तो मठ की स्थापना 1886 में और मिशन की स्थापना 1897 में। और ये जो रामकृष्ण मिशन था, इसका जो मुख्यालय था वो वेल्लूर में कब कर दिया गया? 1899 में। अब देखिए यहाँ पर बच्चों के कंफ्यूजन रहता है, उसको दूर कैसे करें। देखो आपको ऐसे याद रखना कि विवेक की मम्मी, मैं का मतलब तो पहले आएगा मठ, यानी रामकृष्ण मठ की स्थापना पहले हो रही है, और मी का मतलब मिशन, यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना क्या हो रही है? बाद में हो रही है। ये 1886 में और ये 1897 में। और इन दोनों के जो मुख्यालय होंगे वो वेल्लूर में कब कर दिए जाते हैं? 1899 में। ठीक है, अब ऐसे याद रखना कि विवेक की मम्मी, मैं का मतलब मठ, रामकृष्ण मठ, और मी का मतलब मिशन, ये 86 में है और ये 97 में है, और दोनों को मिलाकर कब कर दिया गया? वेल्लूर के अंदर 1899 में। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए रामकृष्ण, अब इनको विस्तार से पढ़ेंगे कि रामकृष्ण परमहंस से प्रथम भेंट, यानी अपने गुरु से प्रथम भेंट इनकी हुई थी नवंबर 1880 में। तो दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में स्वामी विवेकानंद की रामकृष्ण परमहंस से पहली भेंट हुई और इसके बाद कई बार वे मिले और रामकृष्ण परमहंस को इन्होंने अपना गुरु मान लिया। सॉरी। तो देखिए कि कलकत्ता में ये जो रामकृष्ण जो परमहंस थे, ये कलकत्ता में गंगा नदी के पूरी तट पर दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के पुजारी थे। ठीक है ना, काली मंदिर में क्या थे? पुजारी थे। काली मंदिर के अंदर पुजारी थे। वह दक्षिणेश्वर नाम से विख्यात थे। यानी कि जो रामकृष्ण परमहंस है ना, ये दक्षिणेश्वर नाम से विख्यात थे। दक्षिणेश्वर इनका जो उपनाम या दूसरा नाम था वो क्या था? दक्षिणेश्वर। ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे।
मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, और दूसरा जो था वो मानव सेवा पर इन्होंने बल दिया था, यानी कि नर सेवा या मानव सेवा पर इन्होंने बल दिया। तो इनकी जो विचारधारा थी, जो विचार थे, सेम के सेम विचार कैसे होंगे, किसके होंगे? स्वामी विवेकानंद के। यानी कि वो अपने गुरु से प्रभावित है, तभी तो उनको गुरु माना है। तो जो गुरु के विचार होंगे वही अपने जीवन में वो क्या करेंगे, लेकर आएंगे। विवेकानंद भी उन्हीं का आचरण करेंगे। तो एक प्रकार से आप देखोगे कि जहां आर्य समाज और ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ठीक वहीं पर स्वामी विवेकानंद क्या करते हैं, मूर्ति पूजा का समर्थन करेंगे। 1884 में विवेकानंद जी के पिता का देहांत हो गया, और 1886 में रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो गया। अब जब देहांत हुआ तो उन देहांत से पहले रामकृष्ण परमहंस ने अपने आवास काशीपुर कलकत्ता में रामकृष्ण आदेश जारी किए। यानी उनके द्वारा जो कहे गए जो वचन थे, आदेश थे, वो क्या कहलाते हैं, रामकृष्ण आदेश। जिसमें उन्होंने क्या कहा कि जिसमें 12 शिष्यों को गेरुए वस्त्र धारण करवाकर सन्यासी बना दिया गया। यानी रामकृष्ण आदेशों के तहत 12 शिष्यों को गेरुए वस्त्र धारण करके सन्यासी बना दिया, जिसमें विवेकानंद भी थे। उसके अलावा भिक्षुओं को प्रशिक्षण व दीक्षा देना व मठ की स्थापना का विचार दिया। यानी कि रामकृष्ण जो आदेश थे उनमें क्या कहा गया कि 12 शिष्यों को तो सन्यासी बना दिया, और ये कहा गया कि भिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाए, दीक्षा दिया जाए, और भिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के लिए, दीक्षा देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मठ की स्थापना करनी पड़ेगी। इन्हीं आदेशों के तहत स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, बारानगर कलकत्ता के अंदर 1886 में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। तो रामकृष्ण मठ की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि इनके गुरुजी ने कहा था, क्या कहा था, कि भिक्षुओं को प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देनी है, दीक्षा देनी है, उसके लिए क्या चाहिए, मठ चाहिए। तो मठ की स्थापना अपने गुरु के आदेशों की अनुपालना में स्वामी विवेकानंद ने 1886 में कर दी। यानी 1886 में रामकृष्ण मठ की स्थापना कर दी। अब देखिए 1888 से लेकर के 1893 तक, इन 5 वर्षों में विवेकानंद ने भारत का भ्रमण किया और भारत की आर्थिक, सामाजिक और स्थिति को जाना। इनके गुरु ने कहा था कि आपको क्या करना है, पूरे भारत का भ्रमण करना है, और पूरे भारत का भ्रमण करोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, जिस कारण से इन्हें लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी, जो सामाजिक स्थिति थी, उनका पता चला। इसके अलावा ये तिब्बत भी गए और वहाँ जाकर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह से मिले, और अजीत सिंह ने ही ने अमेरिका जाने से पहले विवेकानंद नाम रखने का सुझाव दिया और यूएस जाने के लिए मदद की। और ये खेतड़ी कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर। और इसके अलावा आप खेतड़ी से क्या निकाला जाता है ना, कमेंट बॉक्स में आप इसका कमेंट जरूर डालिएगा कि खेतड़ी जो है वो कौन सी धातु के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे देखिए कि पश्चिम की प्रथम यात्रा 1893 से लेकर 97 इनकी पश्चिम की पहली यात्रा होती है, जिसमें मई 1893 से बम्बई बंदरगाह से यात्रा स्टार्ट की और कोलंबो, सिंगापुर, चीन, जापान, कनाडा होते हुए जुलाई 1893 में कहाँ पहुंच गए, शिकागो। ठीक है, शिकागो कहाँ पर है, अमेरिका के अंदर। यहाँ सितंबर 1893, ठीक है ना, SCP क्या है, सितंबर 1893 में कोलंबस के अमेरिका खोज के 400 वर्ष पूर्ण होने पर विश्व धर्म संसद, जो पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स थी, उसका आयोजन होना था, जिसमें स्वामी जी ने हिंदू धर्म के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था। यानी सितंबर 1893 में अमेरिका के अंदर क्या हो रहा था, विश्व धर्म संसद का आयोजन हो रहा था। और किस उपलक्ष्य में, कि जो अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने, उसको 400 वर्ष हो गए थे, और उसी के उपलक्ष्य में विश्व धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा था। और विश्व धर्म संसद का मतलब क्या था कि अनेक धर्मों के लोगों को, विश्व में से अनेक धर्मों के लोगों को वहां पर बुलाया गया था, और उन्हीं में से थे स्वामी विवेकानंद, जो हिंदू धर्म का भारत की तरफ से क्या कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब देखिए 11 सितंबर 1893 को शिकागो धर्म संसद का उद्घाटन सत्र, जिसमें स्वामी विवेकानंद का उद्बोधन क्या था, मेरे अमेरिकन भाइयों व बहनों, से शुरू हुआ, माई अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसके साथ इन्होंने अपना अभिवादन शुरू किया, और उसके बाद में अलग अलग सत्रों में उन्होंने अलग अलग अपने भाषण दिए। अब ये डेट याद नहीं करनी है आपको, ठीक है ना, कि इन्होंने क्या कब कब क्या क्या कहा, बस थोड़ा सा ये आपको याद रखना है कि इन्होंने अपने भाषणों में जो विभिन्न सत्रों में दिए, तो वो क्या थे कि वाई वी डिसएग्री, हिंदुत्व के ऊपर भाषण दिया, भारत में ईसाई मिशनरीज नहीं भेजे, इसके ऊपर उन्होंने कहा, हिंदू व बौद्ध धर्म एक दूसरे के बिना अपूर्ण है, इसके ऊपर उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। और 27 सितंबर को उन्होंने व्याख्यान दिया, हेल्प नॉट फाइट, यानी कि मदद कीजिए, आपस में लड़ाई नहीं कीजिए। सत्र समाप्ति के बाद विवेकानंद को क्या कहा गया, तूफानी हिंदू कहा गया।
समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद के सर्वश्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठतम व्यक्ति थे। उनको सुनने के बाद लगता है कि ऐसे देश में मिशनरीज भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है। देखो, भारत के अंदर ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश शासन के तहत वहां पर क्या किया जा रहा था, ब्रिटिश जो मिशनरीज थी उनके द्वारा ईसाइयत का प्रसार किया जा रहा था। तो जब इस विश्व धर्म संसद के अंदर स्वामी विवेकानंद को सुना गया, उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर अपना व्याख्यान दिया, हिंदू और बौद्ध धर्म को व्याख्यान दिया, उसके अलावा इनका जो बंधुत्व का जो विचार था उसके ऊपर इन्होंने जो व्याख्यान दिया, तो इससे प्रभावित होकर लोगों ने वहां सोचा और न्यूयॉर्क हेराल्ड ने क्या लिख दिया कि भारत के अंदर जो मिशनरीज भेजना है ना, वो मूर्खतापूर्ण कार्य है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो सभी धर्मों को क्या कर रहा है, साथ में लेकर चल रहा है, इतने अच्छे इनके विचार हैं भारतीयों के, तो वहां पर ईसाई मिशनरीज भेजना क्या है, मूर्खतापूर्ण कार्य है। तो ये बात किसने लिखी थी, न्यूयॉर्क हेराल्ड के द्वारा लिखी गई थी। और इसी सत्र की समाप्ति के बाद इन्हें क्या कहा गया था, तूफानी हिंदू कहा गया था। स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की 1894 में। ये इंपॉर्टेंट है कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी विवेकानंद के द्वारा की जाती है 1894 में। कहां पर, न्यूयॉर्क में। अब देखिए यहां पर इन्होंने क्या किया, ये अमेरिका से इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से जर्मनी, जर्मनी से इन्होंने फ्रांस की यात्राएं की। तो अमेरिका में देखो इन्होंने क्या किया कि स्वामी जो अभयानंद व कृपानंद थे वे इनके शिष्य बन गए थे अमेरिका में। ठीक है, अभयानंद का नाम था मेडेन रूजी और कृपानंद का नाम था क्या, सैंडबर्ग। ठीक है, इन्होंने अपना नाम बाद में चेंज कर लिया था, अभयानंद और कृपानंद। ये इनके शिष्य बन गए अमेरिका में। जब ये इंग्लैंड गए तो वहां पर जो निवेदिता आप पढ़ते हो कि भगिनी निवेदिता को इन्होंने क्या बना लिया था, शिष्य बना लिया था। ये आयरिश मूल की महिला थी, मिस मार्गरेट नोबल नाम था इनका। इंग्लैंड से जर्मनी गए, जर्मनी से इन्होंने फ्रांस की यात्राएं भी की। वर्ष 1897 में भारत आ गए थे और इसी क्रम में कोलंबो से लेकर के अल्मोड़ा तक, अल्मोड़ा कहाँ पर है, उत्तराखंड में, तक यात्रा की। और अपनी यात्रा का वृतांत इन्होंने क्या रखा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में लिखा। इसी यात्रा के दौरान ये रामेश्वरम, मद्रास, कलकत्ता, अल्मोड़ा में लोगों ने शानदार स्वागत किया। अब देखिए 1893 में क्या करते हैं, अमेरिका जाते हैं। 1897 में वापस कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। जब ये भारत आते हैं तो ये क्या करते हैं, श्रीलंका से होते हुए, दक्षिण भारत से होते हुए, बंगाल से होते हुए कहां पर आते हैं, उत्तराखंड में। देखिए भारत का मैप देखिए आप, देखिए ये भारत का मैप है। ठीक है, और यहां पर क्या है आपका, श्रीलंका। अब ये यहां कोलंबो से क्या कर रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, ये दक्षिण की यात्रा करते हुए ऐसे इस प्रकार से। उत्तराखंड कहां पर है, ये आपका उत्तराखंड। ठीक है, यहां तक आए इस प्रकार से। तो ये जो यात्रा थी ना इनकी, कोलंबो से लेकर के ये कहां तक की, उत्तराखंड तक की। इन यात्राओं को इन्होंने अपने एक वृतांत लिखा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका क्या नाम था, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। इस प्रकार से इन्होंने अपनी बुक के अंदर अपनी पूरी बातों को बताया कि किस प्रकार से लोगों के अंदर वो था, उत्साह था इनके प्रति। इसके अलावा देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अब रामकृष्ण मिशन की स्थापना मई 1897 में कलकत्ता में की और इसका मुख्यालय 1899 में कहां कर दिया, वेलूर में कर दिया। तो अगर स्थापना की बात करोगे ना आप कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की, तो कहोगे 1897 में कलकत्ता में। और अगर यहीं पर क्वेश्चन चेंज हो जाता है कि इसका मुख्यालय वेलूर कब किया गया, तो 1899 में। या फिर ऐसे पूछ सकता आपसे कि रामकृष्ण मिशन जो वेलूर का जो मिशन है, रामकृष्ण मिशन, उसकी स्थापना कब की गई, 1899 में। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको इसको अच्छे से समझना है और उसको क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ कर उसका आंसर देना है। कि अगर रामकृष्ण मिशन पूछता है केवल, या कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई, तो 1897 में। और वेलूर में पूछे तो क्या करना है, 1899 में। उसके अलावा अल्मोड़ा के पास, अल्मोड़ा कहां पर है, उत्तराखंड में, तो अल्मोड़ा के पास मायावती में भी क्या किया, अद्वैत आश्रम या मठ की स्थापना की। तो देखिए वेलूर मठ, अगर सीधा सा पूछे ना कि वेलूर मठ की स्थापना कब की गई, 1899 में। और मायावती मठ की स्थापना कब की गई, 1899 में। मठ की बात करें, वेलूर मठ और मायावती मठ, तो आपको क्या करना है, 1899 में। अगर रामकृष्ण मिशन की बात करें कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई, तब आपको करना है 1897 में। और अगर आपसे यही पूछे कि रामकृष्ण मठ की स्थापना कब की गई, तब आपको क्या करना है, 1886। देखिए तीन बातें, एक तो है, अब यहीं से समझा देता हूं, एक तो मठ है रामकृष्ण मठ, एक है रामकृष्ण मिशन,
और एक है वेलूर मठ। इनको कॉपी में है ना आप अलग अलग डेली याद करोगे तभी ये याद होंगे। मठ की स्थापना 1886 में, रामकृष्ण मठ की स्थापना। मिशन की स्थापना कलकत्ता में 1897 में, और वेलूर मठ की स्थापना 1899 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का प्रमुख आधार क्या था? वेदांत दर्शन। यानी कि इनकी जो विचारधारा थी वो क्या थी? वेदांत दर्शन को मानने वाले थे। 1899 में पुनः अमेरिका गए और कैलिफोर्निया के अंदर जो लॉस एंजलिस है वहां पर इन्होंने क्या कर दिया? वेदांत आश्रम और शांति पार्क की स्थापना की। तो देखिए, एक तो न्यूयॉर्क में पढ़ा था अभी आपने, इसके अलावा 1899 में पुनः अमेरिका जाते हैं और कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में क्या करते हैं? वेदांत आश्रम की स्थापना करते हैं। कहां पर? लॉस एंजलिस में 1899 में, और वहीं पर शांति पार्क की स्थापना भी करते हैं। वर्ष 1900 के अंदर पेरिस में दूसरी धर्म संसद का आयोजन किया जाता है और वहां पर भी इनके द्वारा भाग लिया जाता है। इनका जो देहांत है वो 4 जुलाई 1902 को वेलूर मठ के अंदर हुआ। इनकी जो याददाश्त थी ना वो बहुत अच्छी थी, तो इसी के कारण, याद रखने की क्षमता के कारण विवेकानंद को क्या कहा जाता है? श्रुतिधार कहा जाता है। अब देखिए, यहां से जो एक क्वेश्चन बनता है ना वो यहां से बनता है, उनके विचारों से संबंधित बनता है कि एक तो किस व्यक्ति ने विवेकानंद के बारे में क्या कहा, उसके अलावा जो विवेकानंद की विचारधारा थी वो क्या थी। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा इनके बारे में? यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। ये क्या किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं किसे? स्वामी विवेकानंद को। उनमें बुद्ध का हृदय व शंकराचार्य की बुद्धि थी, और आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक जनक भी विवेकानंद को कहा गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। क्या कहते हैं कि रामकृष्ण व विवेकानंद एक ही जीवन के दो अंश हैं, एक ही सत्य के दो पक्ष हैं। रामकृष्ण अनुभूति थे तो विवेकानंद उनकी व्याख्या बनकर आए थे। ये किसके द्वारा कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। विवेकानंद के विचार देखिए, अब यहां से क्वेश्चन आता है कि इनकी जो विचारधारा थी वो किसके ऊपर आधारित थी? तो पहला तो आपको याद रखना है, वेदांत दर्शन के ऊपर आधारित थी। तो विवेकानंद ने वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया, वह सर्वधर्म की एकता में विश्वास प्रकट किया। हिंदू मुस्लिम है ना, जो भी हैं, जितने भी धर्म है, उनके लोगों में एकता होनी चाहिए, इस प्रकार का उनका दर्शन था, इस प्रकार का उनका विश्वास था। इसके अलावा सेकंड है, हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणालियों हिंदू इस्लाम का संगम ही एकमात्र क्या है? आशा है। आप देखोगे कि जहां पर जो ब्रह्म समाज था, जो आर्य समाज था, आर्य समाज ने क्या किया था कि आर्य समाज क्या कर रहा था कि जो मुस्लिम धर्म में चले गए लोगों को पुनः वापस लाकर शुद्धि आंदोलन वो चला रहे हैं। लेकिन विवेकानंद ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो हिंदू और मुस्लिम जो हैं उनकी एकता में इन्होंने विश्वास प्रकट किया, और उन्होंने क्या कहा कि हिंदू व इस्लाम का संगम ही क्या है? एकमात्र आशा है। नेक्स्ट है, छुआछूत का विरोध किया। इन्होंने क्या कहा कि मत छुओ मैं पवित्र हूं, ये भारतीयों का मंत्र है। इन्होंने एक प्रकार से कटाक्ष किया भारतीय लोगों पर, एक प्रकार से व्यंग्य कहा कि मत छुओ मैं पवित्र हूं, ये भारतीयों का मंत्र हो चुका है। इस मंत्र को जी रहे हैं कि उच्च वर्ण के जो लोग हैं, सवर्ण के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं कि ऐसे कह रहे हैं कि मत छुओ, इन बर्तनों को मत छुओ, हम पवित्र हैं, इनमें से आप पानी मत पियो। इस प्रकार की विचारधाराएं भारतीयों के अंदर हैं। उन्होंने आगे कथन दिया कि रसोई घर हमारा मंदिर है, पकाने के बर्तन हमारे उपास्य देवता हैं। यानी कि जो हमारा जो धर्म है, जो मंदिर है, वो क्या है? रसोई घर है। पकाने के बर्तन हमारे क्या है? देवता हैं। इसलिए कहा कि जैसे ही कोई मान लो कि किसी सवर्ण के घर में कोई निम्न वर्ण का लोग आ जाता है, वो अगर किसी उसके बर्तन को हाथ लगा देता है तो वो क्या समझते हैं? उनको गलत समझते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि छुआछूत का उन्होंने विरोध किया। ईश्वर निराकार है, ये ऐसा का ऐसा कोटेशन पूछा गया बहुत सारी एग्जाम के अंदर। मत छुओ मैं पवित्र हूं, ये कथन किसके द्वारा दिया गया? विवेकानंद के द्वारा। ईश्वर निराकार है, इनकी विचारधारा थी। मूर्ति पूजा व बहुदेववाद के पक्षधर में थे। नर सेवा नारायण सेवा, और यही तो क्या था जो रामकृष्ण मिशन था, उसका मेन उद्देश्य क्या था कि नर सेवा नारायण सेवा। यानी कि आप लोगों की सेवा करो, अपने आप ही क्या हो जाएगा? आपको नारायण मिल जाएंगे, नारायण की सेवा हो जाएगी। तो गरीब व पीड़ित की सेवा ही क्या है? ईश्वर की सेवा है। समाज सुधार की बजाय समाज सेवा होनी चाहिए। आप अगर, उन्होंने कहा कि समाज सुधारने की जरूरत नहीं है, आप तो समाज में सेवा कर दो, समाज की सेवा कर दो, समाज अपने आप ही सुधर जाएगा। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जिस प्रकार धाराएं जल को सागर में ले जाती हैं, उसी प्रकार सभी धर्म मनुष्य को ईश्वर के पास ले जाते हैं। यानी कि सभी धर्म का एक ही निचोड़ है कि सभी धर्म क्या करते हैं? मनुष्य को ईश्वर के पास ले जाते हैं। अगर आपके पास गरीब है तो आपकी शिक्षा व्यर्थ है, आप देशद्रोही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए आप पढ़ लिख गए हैं, आपके पास अच्छे पैसे हैं, और
ऐसा होने के बाद में भी आपके पास में अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो आपकी शिक्षा व्यर्थ है, आप देशद्रोही हो। क्यों? क्योंकि आपका ये कर्तव्य बनता है कि अगर आपके पास शिक्षा है, आपके पास धन है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो आपके पास जो गरीब व्यक्ति है उसकी आपको हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट है, पढ़कर व सुनकर विश्वास ना करें बल्कि सत्य की खोज करें। नेक्स्ट है, किसी भूखे को धार्मिक उपदेश देना ईश्वर का अपमान करने जैसा है। इनका मानना था कि कोई भूखा आदमी है और उसको आप धार्मिक उपदेश दे रहे हो तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका तो दिमाग है ना, वो कहाँ पर सेंट्रलाइज हो रहा है, वो तो अब क्या कर रहा है, वो तो अपने भूख को लेकर चिंतित है और आप उसको धार्मिक उपदेश दे रहे हो। तो किसी भूखे को धार्मिक उपदेश देना ईश्वर का अपमान करने जैसा है। नेक्स्ट है, वीरों साहस का अवलंबन करो, गर्व से कहो मैं भारतवासी हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और ये शायद ये जो पंक्ति है, ऐसा कोई बिरला ही कोई भारतवासी होगा जो ये नहीं जानता हो। छोटी से छोटी कक्षा के बच्चों को भी आप बोलोगे कि उठो जागो तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तो वो बता देगा ये किसकी पंक्तियां हैं, स्वामी विवेकानंद की। नेक्स्ट है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो क्या करे, चरित्र का निर्माण करे। यानी कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाओ, ऊंचा मतलब अच्छे धन की प्राप्ति करो। शिक्षा का मतलब है आपका चरित्र का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट है, शक्तिमान व पौरुष युक्त बनने की बात कही और विवेकानंद ने खेतड़ी महाराजा को लिखा कि हर कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहला तो है उपहास, विरोध और स्वीकृति। यानी कि उन्होंने क्या बताया कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हो ना, तो सबसे पहले लोग आपका उपहास उड़ाते हैं शुरुआत के अंदर, और फिर आपका काम का विरोध भी करते हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब आपकी वो क्या करने लग जाते हैं, उसी काम को वो क्या कर देते हैं, अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। अब देखिए, यहां से जो आपको, अगर मान लीजिए इतने सारे कथन याद नहीं होते, तो आपको एक मोटी मोटी अवधारणा आपके दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि एक तो क्या थे वो, कि सभी धर्मों को मिलाकर चलने वाले थे। दूसरा उनका क्या मत था कि मनुष्य की सेवा करो आप। तीसरा क्या था कि मनुष्य का चरित्र का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा का जो काम है वो क्या है, चरित्र का निर्माण करने का काम है। इसके अलावा देखिए, जो पावरफुल जो थॉट आएंगी ना कि उठो जागो, है ना, ऐसा कुछ, या फिर वीरो साहस का अवलंबन करो, ऐसे कुछ जो पावरफुल थॉट आएंगी, जो जिन्हें सुनते या जिन्हें देखते आपको ऐसे रोम रोम आपके खड़े हो जाए या अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचरण हो, तो वहां पर आपको क्या याद रखना है कि ये विचार किसके हैं, विवेकानंद जी के विचार हैं। उसके अलावा विवेकानंद ने जमशेदजी टाटा जो थे, उनको भारतीय विज्ञान संस्थान जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है और जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है उसकी स्थापना के लिए भी प्रेरित किया था। अब देखो इसको याद कैसे करें। ये तो था पूरा विस्तार से आपने पढ़ लिया स्वामी विवेकानंद को। और जो आपको डेली पढ़ना है, अपने ट्रिक्स के अंदर लिखना है अपने रजिस्टर में। देखो मैं हर बार कह रहा हूँ आपको, हर क्लास के अंदर कहता हूँ एक नया रजिस्टर बना लो जिसके अंदर डेली आपको ये चीज़ें लिखनी है और उनको डेली दोहराना है डेली। अब देखो, एक बच्चा है, ठीक है, विवेक, और विवेक का मतलब क्या होता है, प्रबुद्ध होता है ना, प्रबुद्ध। तो प्रबुद्ध भारत इनकी जो क्या था, पत्र था, ठीक है। विवेक, विवेक का मतलब क्या है, प्रबुद्ध। अब एक बच्चा है विवेक, उसकी मम्मी जो है वो वर्तमान में वेदांत फिलोसॉफी के लेक्चर्स का बोधन व वादन करने की बजाय क्या कर रही है, संगीत व योग कर रही है। और किसके साथ, तूफानी मास्टर के साथ। भाई आप सोच के देखो कि आपका कोई पड़ोसी होगा विवेक है, उसकी मम्मी क्या कर रही है कि एग्जाम आ गई है नज़दीक और वेदांत फिलोसॉफी के लेक्चर्स का बोधन व वादन करने की बजाय वो क्या कर रही है, संगीत कर रही है, योग कर रही है तूफानी मास्टर के साथ। ठीक है, फिर से बोल के देखो कि विवेक की मम्मी वर्तमान में वेदांत फिलोसॉफी के लेक्चर्स का बोधन व वादन करने की बजाय क्या कर रही है, संगीत और योग कर रही है। यानी कि एग्जाम सर पे आ रही है, वेदांत फिलोसॉफी पढ़नी है, फिलोसॉफी के लेक्चर्स पढ़ने हैं, उनका बोधन करना है, उनका वादन करना है। बोधन का मतलब उनको समझना है, वादन का मतलब बोलना है, किनको, फिलोसॉफी के लेक्चर्स को। लेकिन उसकी मम्मी क्या कर रही है, संगीत और योग कर रही है तूफानी मास्टर के साथ। अब देखो याद कैसे करें। मैं का मतलब तो पहले बताया था, मठ, रामकृष्ण मठ कब, 1886 में। मिशन रामकृष्ण मिशन कब, 1897 में। वर्तमान भारत इनकी क्या थी, बुक थी ना, कि प्रेजेंट इंडिया या वर्तमान भारत। वेदांत फिलोसॉफी की स्थापना कर भी इनके द्वारा की जाती है और इनकी रचना भी है वेदांत फिलोसॉफी। लेक्चर्स से क्या लगाओगे कि लेक्चर्स का मतलब क्या है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। जो इन्होंने यात्रा की थी ना श्रीलंका से लेकर के उत्तर भारत अल्मोड़ा तक, और अल्मोड़ा कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर, वहां तक की जो यात्रा थी वो किस में थी, इस बुक के अंदर। बोधन का मतलब क्या है, उद्बोधन।
उद्बोधन भी इनका क्या है, बुक है उद्बोधन, सॉरी पत्रिका, ठीक है। ब्रह्मवादिनी, वादन का मतलब क्या है, ब्रह्मवादिनी। संगीत का मतलब क्या है, संगीत कल्पतरु, इनकी रचना है संगीत कल्पतरु। योग से आप 3 बुक के नाम याद हो जाने चाहिए, कर्म योग, राजयोग और ज्ञान योग, ठीक है। विवेक, अब ऐसे याद हो जाएगा कि विवेक की मम्मी क्या कर रही थी, योग कर रही थी, संगीत कर रही थी। करना क्या था उनको कि फिलोसॉफी के लेक्चर्स का बोधन और वादन करना था, लेकिन वो क्या कर रहे थे, संगीत और योग कर रही थी। और किसके साथ में कर रही थी, तूफानी मास्टर के साथ में। भाई वो जो योगा मास्टर थे उनके क्या थे, वो तूफानी थे। तो तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद को। और मास्टर का मतलब क्या था, माई मास्टर्स किसकी रचना है, स्वामी विवेकानंद की। तो यहां से आपको, अब इसके अलावा देखिए, विवेक से मैंने याद क्या करवाया था, प्रबुद्ध। विवेक का मतलब क्या था, विवेक, कोई आदमी के अंदर विवेक होता है, इसका मतलब वो क्या, प्रबुद्ध व्यक्ति है, तो प्रबुद्ध भारत। इसके अलावा बात करें कि उनकी जो मम्मी जो है, विवेक की मम्मी, समाज में रहती है। कहाँ रहती है भाई, समाज में ही तो रहती है, मम्मी है तो समाज में रहती है। तो मैं समाजवादी हूँ, ये रचना भी किसकी है, मैं समाजवादी हूँ, ये रचना भी किसकी है, स्वामी विवेकानंद की। इसके अलावा देखो यहाँ से मम्मी से क्या याद हो जाएगा कि मम्मी क्या कर रही है, समाज में रहती है। और समाज में रहती है तो अपने बच्चों के लिए क्या करेगी, खाना बनाएगी, ठीक है। क्या करेगी, खाना बनाएगी रसोई में। तो रसोई में वही बर्तन वाली बात आ जाएगी, बर्तन है ना, मंदिर, ठीक है ना। रसोई क्या बताया था, मंदिर बताया था। जो हमारा जो धर्म है वो कहाँ पर है, रसोई के अंदर है। तो विवेक की मम्मी क्या है, समाज में रह रही है, इसका मतलब उन्हें क्या करना पड़ेगा, विवेक के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बर्तन है रसोई में वो खाना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से पूरा याद हो जाएगा आपको स्वामी विवेकानंद। वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर आप लगातार पढ़ रहे हो ना, तो आपसे ये निवेदन जरूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और जो भी कोई भी समस्या होती है याद करने से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं प्रयास करूँगा कि आपकी जो समस्या हो उसको मैं हल कर सकूँ। धन्यवाद।